नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का ये टॉपिक परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई? बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। इससे पहले परमानेंट सेटलमेंट एक्ट से पहले क्या था? इजाददारी सिस्टम, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि वो फेल कर गया था और इजाददारी सिस्टम की वजह से ही, उसके फेलियर की वजह से ही परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लेके आना पड़ा। डिसएडवांटेज ऑफ इजाददारी सिस्टम या इफेक्ट कह सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट। एग्रीकल्चर कल्टीवेशन हैड स्टार्टेड टू शो साइन ऑफ कोलैप्स। जो एग्रीकल्चर कल्टीवेशन क्या है वो डाउनफॉल में होने लगा, बिल्कुल कोलैप्स कर गया था, क्योंकि इजाददारी सिस्टम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार, उड़ीसा, बंगाल वाला जो ये एरिया था, इसमें इतनी लूटमार मचाई, इतना टैक्स इंपोज कर दिया कि जो इजाददारी सिस्टम फेल कर गया, क्योंकि मैक्सिमम टैक्स इंपोज कर दिया। जो पीजेंट थे, जो स्मॉल फार्मर थे और जो एग्रीकल्चर लैंड थी, उसकी इंप्रूवमेंट के लिए कुछ भी स्टेप्स नहीं लिए गए, जिसकी वजह से इजाददारी सिस्टम फेल कर गया। अब दूसरा यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन सोर्स था रेवेन्यू का, वो एग्रीकल्चर ही था। हाउ कंपनी ऑफिशियल बीइंग टू फील द नीड टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर कल्टीवेशन। और जो ऑफिशियल थे कंपनी के, वो देख रहे थे कि यहाँ पे भैया जरूरत है एग्रीकल्चर कल्टीवेशन के लिए इंप्रूव करना, किसको? लैंड को। जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे कुछ हो सकता है। रिक्वायर इन्वेस्टमेंट इन लैंड, और रिक्वायरमेंट थी क्या? इन्वेस्ट किया जाए लैंड के अंदर। भाई जो फर्टिलाइजर तो नहीं, लेकिन जो अच्छे, मतलब कह सकते हो पानी की व्यवस्था की जाए, और जो बैल वगैरह थे वो प्रोवाइड किए जाएं टू गेट मैक्सिमम रेवेन्यू, ताकि अच्छी फसल हो और जिससे उनको अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो। दे विल गेट सरप्लस। और अगर वो लैंड में इन्वेस्ट करेंगे, उन्होंने सोचा ऐसा कि अगर वो एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट करेंगे, उसके लिए कुछ स्टेप्स लेंगे भाई, ताकि अच्छी खेती हो, तो उनको क्या है, सरप्लस अमाउंट में क्या है, रेवेन्यू जनरेट होगा। सरप्लस अमाउंट में उनको फसल होगी, तो वो जो सरप्लस में होगी उसको वो इन्वेस्ट कर देंगे, क्या है, एग्रीकल्चर लैंड में ही। दिस अमाउंट विल इन्वेस्ट इन लैंड, ऐसा वो सोच रहे थे। इस चीज को देखते हुए, इजाददारी सिस्टम फेल होने के बाद ऐसा वो सोच रहे थे। जमींदार वर स्टिल रिक्वायर्ड फॉर रेवेन्यू कलेक्शन बिकॉज इट इज इजियर टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम ए स्मॉल नंबर ऑफ जमींदार्स देन द पीजेंट्स। तो ये जो जमींदार थे, इनको सिर्फ इन जो स्मॉल जमींदार से, इन्हीं से ही रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ता था। लेकिन अब ये क्या है भाई, प्रॉब्लम आएगी ना, पीजेंट से डायरेक्ट ये रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। मींस कैसे? देखो, ये पीजेंट हो गए, ठीक है, जो अपने अपने एरिया में, अपने अपने लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, क्रॉप्स उगा रहे हैं। फिर जमींदार, ये जमींदार क्या है, इनसे रेवेन्यू, जो भी यहाँ से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो यहाँ से कलेक्ट करेंगे, ठीक है। विल बी लॉयल टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो जमींदार थे ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉयल होते थे। अब यहाँ पे ये क्या करते थे, ये मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट यहाँ पे किया जाता था। और मैक्सिमम रेवेन्यू हो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या चाहिए? मैक्सिमम रेवेन्यू चाहिए। इन्वेस्ट सरप्लस रेवेन्यू इन द लैंड, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू जमींदार्स। अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें क्या है, आप इन्वेस्ट करेंगे तो हमें अच्छी खेती होगी, अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये जो जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई? जमींदार्स को दी गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, कि जो सरप्लस अमाउंट होगी वो आप लैंड में ही इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा असलियत क्या है। जमींदार वाज रिकॉग्नाइज एज द ओनर ऑफ द लैंड। और यहाँ पे जो दूसरा स्टेप लिया गया परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में, क्या है, जो जमींदार के पास जो भी जमीन है जिसके ऊपर वो पीजेंट से काम करवा रहे हैं, तो वो जो जमीन है जिनके अंडर में है, तो वो उस जमीन के ओनर हो गए। तो ये इस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में बोल दिया गया कि जो भी जमीन जिस जमींदार के अंडर में है, वो जमीन इनकी होगी, किनकी? जमींदार की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड दैट मैक्सिमम रेवेन्यू टू बी फिक्स्ड रेवेन्यू। अब जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले ही इतना इंपोज कर दिया रेवेन्यू, मैक्सिमम रेवेन्यू बता दिया कि भैया ये अब फिक्स रहेगा। अब वो मैक्सिमम रेवेन्यू क्या है, वो पहले से भी ज्यादा है, जो पहले इंपोज किया जा रहा था इजाददारी सिस्टम में, उससे भी ज्यादा है, और ये फिक्स कर दिया गया। जमींदार हैव सफिशिएंट फंड टू इन्वेस्ट इन लैंड फॉर दिस। अब यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रही है कि भैया ये तो चलो हमने फिक्स कर दिया, फिक्स करने के बाद जो बचेगा वो जमींदार क्या करेंगे भैया, कि कुछ हिस्सा तो पीजेंट्स को दे देंगे, और जो बाकी सरप्लस हिस्सा होगा वो ये लैंड में इन्वेस्ट करेंगे। फॉर दिस कंपनी गेट रेगुलर इनकम। और ये जो फिक्स रेवेन्यू सेटलमेंट कर दिया, फिक्स रेवेन्यू कर दिया, इससे क्या कंपनी को रेगुलर इनकम आती रहेगी। फॉर दिस जमींदार हैव सफिशिएंट फंड टू इन्वेस्ट इन लैंड। सो पीजेंट्स, अब यहाँ पे देखो पीजेंट्स क्या है, पीजेंट जमींदार, ये लैंड ओनर हो गए, ये यहाँ पे काम करने वाले जमीन के ऊपर, एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। द राइट टू ओनरशिप वॉज मेड हेरिडिटरी एंड ट्रांसफरेबल। अब जो ये राइट टू ओनरशिप है, या तो
भाई जमींदार ट्रांसफर भी कर सकते हैं किसी को, या भाई उनके जैसे उनके बच्चे वो ओनरशिप वैसे चलती रहेगी। ऑल्सो जमींदार हैव राइट टू सेल देयर लैंड एंड ट्रांसफर, तो ये भी राइट इनके पास आ गया परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 के थ्रू। अब यहाँ पे देखो पीजेंट्स कलेक्ट टैक्स किया, जमींदार्स लैंड ओनर, ठीक है, और ये तो क्या है जमीन के हकदार ओनर हो गए, ये यहाँ पे काम करने वाले, और जो फिक्स रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो जा रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और ये क्या करेंगे, जो भी इन्वेस्ट मतलब जो करेंगे धरती में जो भी इन्वेस्ट करेंगे उनके इंप्रूवमेंट के लिए वहाँ पे अच्छे थोड़े बहुत रिसोर्सेज दिए जाए, जैसे बैल हो गया और जो छोटे मोटे इक्विपमेंट थे वो प्रोवाइड किए जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, ठीक है। तो वो इन्वेस्ट कौन करेंगे, जो सरप्लस अमाउंट होगी तो वो कौन करेंगे, जमींदार करेंगे। इफ जमींदार डिफॉल्ट लैंड विल बी कॉन्फिशिएटेड एंड सोल्ड आउट, अगर जमींदार डिफॉल्ट करते हैं, जो रेवेन्यू बोला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि आप इस धरती से इतना रेवेन्यू जनरेट करके हमें देंगे, और उन्होंने वो नहीं दिया, तो वो क्या है लैंड से उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, छीन ली जाएगी और उसको किसी दूसरे को बेच दी जाएगी। एंड दिस लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज और इज कॉल्ड परमानेंट सेटलमेंट, और ये जो रेवेन्यू सिस्टम था इसको बोला गया परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। अब इसमें आपको पता चल गया होगा 2-3 पॉइंट क्या किए जाए, फिक्स क्या किए, जमींदार को उनका ओनर बना दिया गया, ठीक है। सरप्लस अमाउंट होगी तो वो इन्वेस्ट किस में करेंगे, जो लैंड है उसमें वो इन्वेस्ट करेंगे। फिक्स अमाउंट, फिक्स रेवेन्यू, जो रेवेन्यू है वो फिक्स कर दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कि आप हमें इतना रेवेन्यू देंगे भैया कलेक्ट करके, वो चीजें फिक्स हो गई। अब ये किसके द्वारा किया गया है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया। फर्स्ट इन बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इसको इंप्लीमेंट किया गया। आफ्टर साउथर्न जो डिस्ट्रिक्ट है ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी वहां पे इसको और वाराणसी में इसको इंप्लीमेंट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। एम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या था, टू रिजोल्व द प्रॉब्लम ऑफ एग्रेरियन क्राइसिस। जो प्रॉब्लम ऑफ एग्रेरियन क्राइसिस मतलब जो खेती की जो कमी हो रही है, जो क्रॉप्स की कमी हो गई है उसको ये दूर करेंगे। एंड डिस्ट्रेस दैट हैड रिजल्टेड इन लोअर एग्रीकल्चर आउटपुट। दूसरा क्या है, जनरेट रेगुलर इनकम फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो रेवेन्यू है, जो इनकम है वो रेगुलर जनरेट होती रहेगी। अब यहाँ पे ये चीज तो हो गई थी अब तक, लेकिन यहाँ पे जमींदार के लिए क्या बोला गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जमींदार है टू पे ए फिक्स अमाउंट, भाई वो फिक्स अमाउंट जो तय की गई है वो ऑफ रेवेन्यू बाय ए पर्टिकुलर डेट, भाई इस डेट से पहले बिफोर द सनसेट, ये डेट है उसके सनसेट से पहले उस दिन के सनसेट से पहले वो जमा करें। अदरवाइज उनको मैंने आपको पीछे बताया, उनकी अगर उन्होंने जमा नहीं की तो उनकी जो लैंड है उसको क्या है सोल्ड आउट कर दिया जाता था किसी को दूसरे को। और ये जो इन्होंने सनसेट वाला पॉइंट दिया ना, इसको बोला गया सनसेट लॉ। इफ जमींदार डिफॉल्ट लैंड विल बी कॉन्फिशिएटेड एंड सोल्ड आउट, तो वो दूसरे को बेच दी जाती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। कंसीडरिंग द अनसर्टेनिटीज ऑफ नेचर, जमींदार वर ऑलवेज एट रिस्क, और इसी की जैसे जो जमींदार थे वो हमेशा रिस्क में रहते थे कि भैया कहीं हमारी जो जमीन है वो छीन ना ली जाए, अगर हम टाइम से जो पेमेंट है रेवेन्यू जनरेट जो हुआ है वो ना पे कर पाए तो। जमींदार नॉट अलाउड टू होल्ड एनी कोर्ट, और जमींदार के पास ऐसी कोई पावर भी नहीं, ऐसी कोई उनके पास फ्रीडम भी नहीं थी वो किसी कोर्ट में जा सके। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्शंस हाउ द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम विल वर्क, तो ये वो सोच रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे सोच रही थी कि भाई कैसे जो ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है काम करेगा। देखो पहले ईयर में भैया प्रोड्यूस मान लो, अगर ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम करते हैं, फिक्स रेवेन्यू फिक्स कर दिया भाई इतना हमें आप जनरेट करके देंगे, तो प्रोड्यूस हुआ 150, ठीक है। और ईस्ट इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो टैक्स है वो इंपोज कर रखा भाई 100 रुपए, प्रोड्यूस हुआ जमीन से 150 रुपए, और इन्होंने बोला कि आप हमें 100 रुपए देंगे वहां से, ठीक है। जमींदार पहले ईयर की बात हो रही है, ये तो फिक्स है ना। अब जमींदार क्या बोलते हैं, ठीक है जी, तो 20 रुपए जमींदार रख लेंगे अपने पास, 10 रुपए पीजेंट्स को दे देंगे और सरप्लस बचेगा कितना, 20 रुपए। भाई 150 थे ना प्रोड्यूस हुए, 100 इन्होंने ले लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बचे 50 में से 20 जमींदार ने रख लिया, 10 पीजेंट को दे दिया, बच गया 20, तो वो लैंड में इन्वेस्ट किया जाएगा। ऐसा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रही थी। दूसरे ईयर भाई बढ़ेगा क्या, प्रोड्यूस बढ़ेगा, भाई इन्वेस्ट करेंगे तो क्या है प्रोडक्शन बढ़ेगा, लैंड में इन्वेस्ट करेंगे तो 160 रुपए प्रोड्यूस हुए, 100 रुपए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फिक्स रेवेन्यू है वो चला गया, 25 रुपए जमींदार ने रख लिए, 100 रुपए फिर पीजेंट को दे दिए, बचे कितने 25, ये फिर लैंड में इन्वेस्ट किए जाएंगे। ऐसा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रही थी। फिर ऐसे ऐसे जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन हियर एवरीवन गोट प्रॉफिट, अब यहाँ पे क्या है, ये चीजें अगर होंगी तो क्या है हर किसी को प्रॉफिट हो रहा था। फिर भाई नेक्स्ट ईयर क्या है, जो पीजेंट के लिए भी 5 रुपए बढ़ा दिए जाएंगे, 30 रुपए जमींदार के लिए कर दिए
175 प्रोड्यूस हुए तो 100 फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चले गए और 30 फिर से लैंड में इन्वेस्ट कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से प्रॉफिट ऑन पेपर आउट दिस सिस्टम वाज फेल्ड। अब क्या है ना, एवरीवन गॉट प्रॉफिट ऑन पेपर। अब पेपर के ऊपर तो सब सोच रहे थे कि भाई प्रॉफिट हो रहा है, बट दिस सिस्टम वाज कंप्लीटली फेल। और ये जो सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ये कंप्लीटली फेल कर गया। कैसे फेल कर गया देखो, हाउ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम फेल। अगेन यही जो चार्ट हमने बनाया था पीछे वही देखो, पहले ईयर में 150 प्रोड्यूस हुआ, 100 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फिक्स रेवेन्यू उन्होंने तय कर रखा वो रख लिया, ठीक है। जमींदार ने कितने ले लिए, 35 रुपए, जो 50 बचे उसमें से, और 15 दे दिए पीजेंट्स को। सरप्लस क्या है, 0। इन्होंने सरप्लस तो कुछ छोड़ा ही नहीं कि जमीन में इन्वेस्ट किया जाए। वैसे ही सेकंड ईयर में 160 हुआ। अब जमीन में क्या है भैया, अब दूसरे साल तो हो गया 160, 100 रुपए इन्होंने ले लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, 37 रुपए यहाँ जमींदार ने ले लिया, 8 रुपए जो है ये किसने ले लिया, अब ये 60 नहीं आएगा, 4 आएगा। अब जो 8 रुपए है वो किसने ले लिया, पीजेंट्स ने। सरप्लस में कुछ बचा नहीं, 40 ये हो गया, 100 ये हो गया, तो 140 हो गया जो प्रोड्यूस हुआ था। अब सरप्लस में तो कुछ बचा ही नहीं, तो लैंड में कुछ इन्वेस्ट किया नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब फिर थर्ड ईयर में क्या है, 130 प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि कम प्रोड्यूस हो रहा है ना, लैंड में तो इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे कुछ ऐसा कि जो बोला गया था सिस्टम के अकॉर्डिंग भी ऐसे ऐसे इन्वेस्ट किया जाएगा सरप्लस अमाउंट, वो तो इन्वेस्ट हो ही नहीं रही है, तो प्रोडक्शन तो ऑटोमेटिकली कम होगी। सेकंड थर्ड ईयर में क्या है, 130 हुआ, 130 में से 100 तो अपना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी निकाल के ले जाती है, बच गए 30 में जमींदार ने 25 ले लिए, 5 पीजेंट्स को दे दिए। पीजेंट की भी इनकम कम हुई, जमींदार की भी इनकम कम हुई, लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी तो इनकम क्या है, फिक्स है, वो तो उतना ले रहे हैं, आराम से इंजॉय कर रहे हैं, और जो सरप्लस है वो तो 0 ही है, लैंड में कुछ इन्वेस्ट हो नहीं रहा है। इसी तरह से डाउनग्रेड आते आते सबकी इनकम कम होगी, और कम होगी तो भैया फेल करना ही करना था। जमींदार डिड नॉट इन्वेस्ट सरप्लस इन द लैंड, और जमींदार क्या है वो इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे थे लैंड में ताकि इंप्रूवमेंट हो, सबकी इनकम बढ़ेगी। जमींदार शेयर फ्रॉम कल्टीवेटर प्रोड्यूस, काफी टाइम तो क्या है जो पीजेंट्स थे ये लोन लेके, मतलब दूसरे किसी साहूकार बंदे से पैसा लेके इन जमींदार को देते थे ताकि भाई जो भी जो कमी है वो पूरी की जा सके, और इसी तरह से ही लोग वहां से छोड़ के जाने लगे। और फेमिन जब स्टार्टिंग में आप इजाददारी सिस्टम की स्टार्टिंग में पढ़ोगे ना, तो वहां पे भी इसी की वजह से जो पीजेंट्स है वो लोन लेते थे, अपनी जमीन गिरवी रख देते थे, ठीक है, और भी चीजें जिसकी वजह से वो पैसा नहीं दे पाते थे। और इसी तरह से भी ये भी एक रीजन था जब फेमिन आया 1770 में। यहाँ पे नहीं बोल रहा हूं मैं फेमिन की बात। जमींदार शेयर फ्रॉम कल्टीवेटर्स प्रोड्यूस वाज नॉट फिक्स, अब जो जमींदार का शेयर था कल्टीवेटर को जो प्रोड्यूस हुआ वो फिक्स नहीं था। दिस लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ कल्टीवेटर पीजेंट्स। अब क्या है ना, जमीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना तो जो था वो तो फिक्स कर लिया भाई रेवेन्यू, और जमींदार के लिए और जो पीजेंट्स के लिए उस चीज को तो फिक्स किया नहीं गया कि भाई कौन कितना लेगा। तो जमींदार क्या है वो तो अपना भी अपना ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले जाते थे, और पीजेंट्स के लिए थोड़ा बहुत छोड़ देते थे, और पीजेंट्स और जो कल्टीवेटर थे उनके लिए थोड़े बहुत अमाउंट उनको दे दी जाती थी। यही एक रीजन था, एक तो ये रीजन था जिसकी वजह से जो ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है ये फेल कर गया। एब्सेंटीज लैंडलॉर्ड्स वर लिविंग अवे फ्रॉम देयर विलेज, और ये तो क्या है, लैंड जो जमींदार थे जो लैंडलॉर्ड्स थे ये क्या रिच होते गए, तो इन्होंने क्या है अपना भैया यहाँ से गांव से छोड़ के ये क्या बस चले गए ये फ्रॉम द विलेज, ये रहने लगे दूर, जो शहर थे वहां पे ये रहने लगे, अच्छी लाइफस्टाइल जीते रहे, ताकि इनको क्या रेवेन्यू तो आ रहा था, ये बोले हम गाँव में क्यों पड़े रहे, तो ये तो निकल गए। नाउ जमींदार बीइंग द लैंड ओनर कस्टमरी ऑक्यूपेंसी राइट ऑफ पीजेंट वर इग्नोर्ड एंड दे वर रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ टेंट्स। अब जो ये पीजेंट्स काम कर रहे थे ना, ये किराएदार रह गए जमीन के ऊपर, बस और कुछ नहीं। ओनर कौन थे, ये जमींदार जो बाहर रह रहे थे, इनको कुछ लेना देना नहीं था कि जमीन पे क्या कुछ प्रोड्यूस हो रहा है नहीं हो रहा है, इनको अपनी फिक्स अमाउंट चाहिए थी। भाई जो भी जनरेट हो रहा है ना, कि भाई जो भी जनरेट हो रहा था उसमें क्या है ये अपना हिस्सा लेके निकल जाते, पीजेंट्स को कुछ मिले ना मिले जो कल्टीवेटर है, और लैंड में इंप्रूवमेंट हो ना हो, कुछ ऐसे स्टेप लिए जाए ना लिए जाए, तो इनको कोई फिक्र थी ही नहीं। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनके पास तो पैसा जा ही रहा था अपना फिक्स, जो रेवेन्यू फिक्स किया गया था। सब्सिक्वेंट रेगुलेशन ऑफ 1799 से और 1812 तक क्या है, गेव जमींदार्स द राइट टू सीज प्रॉपर्टी। अब जमींदार्स को राइट दे दिए भैया कि आप सीज कर सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ जो टेंट्स हैं एट देयर विल, अपने हिसाब से भैया, अगर वो रेवेन्यू नहीं प्रोड्यूस करके दे रहे हैं तो आप जो प्रॉपर्टी है उसको सीज कर सकते हो, ये राइट दे दिए जमींदार को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बर्डन ऑफ हाई रेवेन्यू, अब जो ये बर्डन था हाई रेवेन्यू प्रोवाइड करने का, सेटलमेंट वाज शिफ्टेड आउट, जमींदार से उठ के किसके ऊपर चला गया, पीजेंट्स के ऊपर चला गया। सम टाइम दे हैड टू लैंड मनी, और जो पीजेंट थे जो कल्टीवेटर थे ये क्या है अपना रेवेन्यू पूरा करने के लिए ये क्या करते थे, लैंड करते थे मनी फ्रॉम द मनी लैंडर्स, जो मनी प्रोवाइड करते थे, टू पे द टैक्स टू जमींदार,
ताकि वो जमींदार को टैक्स पे कर सके। तो यही था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो कंप्लीटली फेल कर गया था। होप आपको इसके बारे में एक बेसिक सा आइडिया हो गया होगा कि क्या था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम और क्या क्या रीजन थे जिसकी वजह से ये फेल कर गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।